साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखेंगे समान विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। और समान विज्ञान में जीव विज्ञान के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको अलग अलग एग्जाम में काफी सवाल यहाँ से मिलेंगे। इसके पहले हम लोग समान विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में पाचन अंगों के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब पाचन अंगों से आगे चलते हैं और एक अलग सिस्टम, अलग तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। और हमने इसलिए इस टॉपिक को लेकर आया कि आज यही जो मानव का अंग जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड आज जो महामारी चल रही है पूरे विश्व में, कोविड-19 का जो प्रभाव है वो इसी तंत्र से संबंधित है। और इसलिए कोविड-19 श्वसन तंत्र से संबंधित होने की वजह से श्वसन अंगों के बारे में थोड़ा सा हम लोग को नॉर्मली जानना चाहिए। एक जागरूकता होनी चाहिए कि अंग है कैसे, काम कैसे करता है, किन किन अंगों को मिल करके श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है। क्योंकि इसी में इन्फेक्शन की वजह से वायरस जो इन्फेक्शन हो रहा है वायरल का, उस वायरल इन्फेक्शन के कारण आज बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल पर सभी क्षेत्रों में परेशानी, समस्याएं देखने को मिल रही है। पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है, सभी की जिंदगियां ठहर गई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठहरी पड़ी है, बिल्कुल रुक गई है और जीवन अस्त व्यस्त हो चुका। तो इसी के प्रभाव के तौर पर हम लोग आज इसको देखेंगे। पिछला जो चैप्टर चल रहा था मानव के पाचन अंगों की बात, उसका क्वेश्चन आवर बचा हुआ है, वो आगे हम क्वेश्चन आवर लेकर आएंगे, तो ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए टॉपिक को, एक नए महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। और आज हमने लिखा है मानव का श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसी पर चर्चा करें। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो भी लोग वॉच कर रहे हैं, लाइव हैं, वो अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, लिंक को भेजें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि हमने कहा है कि आपका टीम जितना बड़ा होगा, ये ग्रुप जितना बड़ा होगा, उसमें आप अपने प्रतिभा का आकलन कर पाएंगे। और जब प्रतिभा का आकलन होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास होगा कि हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई मेरा सही डायरेक्शन में चल रहा है और एग्जाम में निश्चित तौर पर हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके इसी लिंक को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि खुद को आकलन करने का मौका मिले ज्यादा से ज्यादा समूह के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं मानव के श्वसन अंगों को। और मानव का श्वसन अंग, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसी को आज हम समझाएंगे। और जब श्वसन अंग की बात आती है तो ध्यान रखना कि इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम 2 क्लास में या 2 टॉपिक में बांट करके अध्ययन करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो, उसके अलावा एक सेक्शन और बचता। तो ये श्वसन अंग क्या है? तो श्वसन अंग में ध्यान रखना है कि जो मेन फंक्शन है, वो सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है हवा का एक विशेष रूट, एक विशेष, सामान्य भाषा में कहें तो रास्ता कह सकते हैं। रास्ता हमारे शरीर के अंदर, यही ध्यान रखना है और यही कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। मतलब क्या है, इस अंगों के द्वारा एक ही काम होना है, हवा को आने जाने का मार्ग मिलना है। पैसेज है ये, दर्रा पढ़े हम लोग ज्योग्राफी में, पैसेज जो चैनल का काम करता है, उससे हो करके चीजें गुजरती है, मानव पास करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहां भी पैसेज है, लेकिन ये पैसेज किसका है? हवा का। तो हवा बॉडी में कैसे जाता है और कैसे बाहर आता है, किन किन रास्तों से गुजरता है, उसी चैनल को हम कॉमनली कह सकते हैं वही श्वसन अंग है, वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और इसका मुख्य उद्देश्य हवा के चैनल के रूप में काम करना। और जब इस हवा के चैनल को पूरा नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि हवा का चैनल जो है वो कई भागों में बटा हुआ और उसमें कई चीज मिल करके काम कर रहे हैं, जिससे ये अंग का पूरा काम कंप्लीट हो रहा। पहला है नोज। तो नोज है पहला ऑर्गन। नोज के बाद दूसरा जो है वो है फायरिंग्स, ये ध्यान रखना है, फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद
ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद जो है वो है लंग्स। ये ध्यान रखना। तो इतने चीज मिल करके हमारे लिए श्वसन अंग की भूमिका निभा रहा, और इन्हीं सबों की मदद से मानव में श्वसन क्रिया को कंप्लीट होना। और श्वसन हमने एक ही कहा, एक ही श्वसन क्रिया में जो मेन काम है श्वसन अंगों का, वो हवा के एक रास्ते के रूप में उपयोग होना और हवा को एक विशेष चैनल प्रदान करना जिससे हवा अंदर जा सके और अंदर से हवा बाहर आ सके। और इन सभी कार्यों में इतने ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जो मिल करके इस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो एक हो गया नोज, दूसरा हो गया फायरिंग्स, तीसरा हो गया लैरिंग्स, चौथा हो गया ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग्स। तो इतना ही चीज ध्यान रखना। और आज आपके क्लास में हम लोग ये नोज, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, इन्हीं चारों पर नजर डालें। बाकी जो सेक्शन है ब्रोंकी और लंग्स, वो हम अगले पार्ट्स में आपको लेकर आएंगे, तब डिटेल में लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मुख्य जो श्वसन अंग है वो लंग्स ही है, जिसको हम लोग नॉर्मली फेफड़ा कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, फेफड़ा ही मेन मानव में श्वसन अंग है। मानव में या स्तनधारियों में ये ध्यान रखना, सभी में फेफड़ा नहीं होता है, किसी में यहीं तक होता है, ट्रैकिया तक, ये सब नहीं होगा। तो जिसमें है, हम यहाँ मानव का पढ़े तो मानव में सबको पढ़ना पड़ेगा। अब एक एक करके सबको स्टडी करना है। नोज को स्टडी करना है, फायरिंग्स को, लैरिंग्स को, ट्रैकिया को, ब्रोंकी को, लंग्स को। इतना चीज को ध्यान रखेंगे तो श्वसन अंग की क्रियाएं समझ पाएंगे बिल्कुल आसानी से, एकदम सरल भाषा में। क्योंकि कोविड का प्रभाव है, तो कोविड-19 जो वायरस है उसके द्वारा इसी सिस्टम में इन्फेक्शन हो रहा, और इसी सिस्टम इन्फेक्शन की वजह से लोगों की जान तक कहीं कहीं जा रही। तो क्या है ये सिस्टम, किस प्रकार बना, इसी को समझना। तो इसी को समझाने के लिए हमने ये एक छोटा सा रेखा चित्र बनाया। हमने कहा है कि मैं बहुत अच्छा कलाकार तो नहीं हूं, बहुत अच्छा पिक्चर डिजाइन नहीं करता, नहीं बना सकता, लेकिन इतना बनाता हूं कि आपको चीजें बिल्कुल आसानी में समझ में आ जाए, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। और इवन कि उतना समझ लें जितना एक मेडिकल के स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, उतनी चीज आपको समझ में आ जाए और खुद को डॉक्टर समझने लगे। तो डॉक्टर नहीं समझना है, नीम हकीम खतरे जान होता है, ज्यादा डॉक्टर बनेंगे मुसीबत में पड़ जाएं। क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ाई को सिर्फ जानकारी के व्यू से देखें कि क्या है ये, इसी को समझना। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमने गर्दन से ऊपर का सेक्शन को डिजाइन किया है, चित्र के रूप में उकेर दिया है बोर्ड पर। ये हमारा हेड है, हेड में दिख रहा है कि ये हमारा हेड होता है ऊपर में, ये फोरहेड है, ये नोज है, ये लिप है, ये चीन है, और ये अंदर के पार्ट्स को दर्शाया गया। तो ये हेड है और हेड के अंदर ब्रेन बंद है, ये ध्यान रखना, जो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अलग टॉपिक में। और ब्रेन के नीचे देख रहे हैं ऐसे गिरा हुआ है कुछ लाइनिंग, और जो लाइनिंग गिरा हुआ है इसको अस्मेल नर्व कहते हैं। मतलब एक ऐसा नर्व जो कोई भी चीज नाक में जाए तो उसके सुगंध को या दुर्गंध को पहचान सके। तो हम जो सूंघते हैं या कोई भी चीज का गंध महसूस होता है वो इसी स्मेल नर्व की वजह से। और ये स्मेल नर्व जस्ट ब्रेन के नीचे होता है, और ये जो पूरा जगह है इसको हम माउथ कह सकते हैं। और माउथ दो भाग में बटा होता है। तो ये नोज है, तो नोज का यहाँ पर ओपनिंग होता है और नोज के नीचे तालू होता है, और तालू के बीच ये माउथ का सेक्शन है। तो ये नीचे माउथ हो गया और यह तालू है, और तालू के ऊपर में गैप है, चैम्बर है। तो नॉर्मली देखे होंगे कि माउथ कैविटी हमने पढ़ा है जिसमें जीभ होता है, गाल है, और उस जीभ और गाल वाले ऊपर वाले हिस्से को तालू कहते हैं। तालू के ऊपर से नाक के द्वारा अंदर दो नली घुसी हुई। तो ध्यान रखना कि नोज है और नोज से दो नली जो घुसी हुई है, ये तालू है रेड कलर वाला, तो रेड कलर के ऊपर गैप है, और ये गैप से दो पाइप गुजरता है। तो ध्यान रखना है कि नोज जो है ये दो पाइप की मदद से अंदर की ओर एक रास्ते के निर्माण करता है जिसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो नोज के अंदर क्या है, नॉस्ट्रिल है, और नॉस्ट्रिल कितना है, दो है अलग अलग, और ये दोनों नॉस्ट्रिल एक सेप्टम की मदद से विभाजित है दो नली में। और ये सेप्टम जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। हम कई बार आपको टिश्यू के चैप्टर में बता चुके हैं, कार्टिलेज के बारे में, बोन के बारे में सब चर्चा हुई है, तो उसको ध्यान रखना है। तो नोज है, और नोज में क्या है, दो नॉस्ट्रिल है, दो नली है। नाक के बाहर देखते हैं दो छिद्र दिखता,
और छिद्र के बीच में पतला सा कार्टिलेजस मतलब इलास्टिक फ्लेक्सिबल दबाएंगे, ऐसे से करेंगे तो वो मुड़ता है। तो नाक का आगे वाला भाग, ये नॉस्ट्रिल का जो बनावट है वो सेप्टम की वजह से दो पार्ट में बटा हुआ, और ये सेप्टम जो बना हुआ किसका, कार्टिलेज का। तो ये दो नली है। अब इस सेप्टम वाले नली में, नॉस्ट्रिल में, जानते होंगे सब, देखते हैं सुनते हैं, इसमें हेयर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो हेयर बाल नॉस्ट्रिल में ही होता है। तो एग्जाम में पूछ दे कि नाकों में बाल का विकास होता है किस अंग में, तो नॉस्ट्रिल में। तो जो नली है नाक का, उसी में हेयर का डेवलपमेंट होता है। और हेयर करता क्या है, तो हवा के साथ मौजूद धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। तो डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए, इससे वो क्या करता है, बचाता है, क्योंकि यही फिल्टर का काम करेगा। और इस फिल्टर की वजह से ये धूल कण हमारे फेफड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसी चलते नेचर ने सब कुछ को अलग अलग जगह पर डिजाइन किया, और ऐसा डिजाइन किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मानव कितना भी कुछ कर ले, मानव जैसे शरीर का निर्माण अभी तक नहीं कर पाया। आगे हो सकता है साइंस में ऐसा चीज आ जाए कि मानव जैसे चीजों का विकास हो सके, लेकिन अभी ध्यान दें तो देख रहे हैं कि धूल कण होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल, बड़े कण जो हैं वो अंदर न चले जाएं, इसके लिए नॉस्ट्रिल में ये धूल कण को बचाने के लिए हेयर का विकास दिखाई पड़ता है। हेयर जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग को सीजर से, कैंची से, सैलून में, पार्लर में जाकर के कटिंग करवाना पड़ता। लेकिन इतना ना कटिंग करा दें कि बिल्कुल सफाई कर दें, लोग को चिकना होने की आदत हो गई, बाल जहां भी दिखा उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक नया तरह का ट्रेंड है, जबकि नेचर ने सबको सोच समझ के बनाया। तो ये ध्यान रखें। और ये अक्सर नुकसानदेह होगा जब आप बाल को हटाने का प्रयास करेंगे या नाकों में ज्यादा बाल को हटा देंगे, तो गंदगी फेफड़े तक पहुंचेगा और वो संक्रमण का एक कारण बन जाएगा। तो ध्यान रखना है। तो ये हेयर है नॉस्ट्रिल में। अब नॉस्ट्रिल से आगे चले तो ये नॉस्ट्रिल है यहाँ, और यहाँ दो पाइप ऐसे घुसा हुआ अंदर, और ये अंदर आकर के यहाँ दो चैम्बर, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, और ये चैम्बर जो है इसका नाम नेजल चैम्बर है। तो नाक से पाइप आया दो, और वो पाइप पीछे में एक बड़ा स्पेस में खुला, अलग अलग जगह पर दो पाइप, दो स्पेस में, और दो स्पेस में जो खुला इसका नाम नेजल चैम्बर है। तो टू नॉस्ट्रिल पीछे जाकर के, ध्यान रखना, पीछे जाकर अलग अलग नेजल चैम्बर में खुलता है। अलग अलग नेजल चैम्बर, नाक का ये चैम्बर है, ध्यान रखना। तो नेजल चैम्बर में ये खुलेगा जाकर, मतलब वहां पर जाकर के हवा थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा। तो जो हवा ले रहे हैं पाइप के माध्यम से अंदर गया, और अंदर जब पहुंच गया तो इस चैम्बर में जाकर जमा हुआ। और चैम्बर में जमा होने का भी प्रकृति ने एक वजह दिया है, कारण दिया। सीधा फेफड़े में नहीं जा सकता है, फेफड़े में जाने के पहले उसको प्रोसेस से गुजरना, क्योंकि हवा जो है वो बाहर से आया है, और बाहर से आने के बाद जो अंदर घुसा है तो उसको शरीर के अनुसार ढलना पड़ेगा, शरीर के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब वो अंदर घुसेगा। और इसके लिए नेचर ने एक नेजल चैम्बर दिया, और नेजल चैम्बर में दो तीन फंक्शन है, जो क्रिया होगी तब वो हवा आगे बढ़ेगा। तो साथियों, क्लास को देख रहे हैं, क्लास आपको लग रहा है कि एग्जाम ओरिएंटेड है, बीपीएससी के लेवल का है, यूपीएससी के लेवल का है, इतनी चीजें पढ़नी जरूरी है। और ऐसा जबकि पढ़ाया नहीं जाता, सब लोग शॉर्टकट, ट्रिकी, तरह तरह के एंटरटेनमेंट कर करके चीजों को क्लास करा देते हैं। तो इसको ध्यान दें, और कमीशन लेवल की तैयारी के लिए एक लेवल की तैयारी करें हमेशा, ताकि कोई भी चीज पूछा जाए आप कॉन्सेप्ट के अनुसार आंसर कर सकें, आंसर लिख सकें। कोई चीज पूछा जाए इंटरव्यू में आप बता सकें, तब जाकर के आपको आज के समय में जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आप अपने आप को सफल कर पाएंगे। तो इसके चलते ध्यान रखना है कि अगर ऐसा लग रहा है कि क्लासेस ठीक चल रहा है, तो आप इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और कुछ लगे कि कुछ कमी है तो जरूर ओपिनियन भी अपना दें। हम हर मैसेज का रिप्लाई तो नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर हैं कि क्या है, इनको क्या परेशानी है, उसके हिसाब से काम को आगे प्लान किया जाता है। तो ध्यान रखना है, कुछ सुधार की जरूरत है तो जरूर आपके ओपिनियन का स्वागत है, अच्छी तरह से आपको उस पर विचार किया जाएगा और काम किया जाएगा। तो चलिए नेजल चैम्बर की बात करते हैं। तो नेजल चैम्बर एक बड़ा सा जगह है जो नॉर्मली मॉइस्ट होता है,
चिपचिपा होता है और लिक्विड भरा होता है। तो जब हवा बाहर से आ रही है तो इस हवा को जब बॉडी में जाना है तो बॉडी का अपना एक टेम्परेचर है। तो पहले ये क्या करेगा कि बाहर की हवा को गर्म कर देगा, क्योंकि 37 डिग्री पर जाना है और 37 डिग्री होना चाहिए। तो अगर नहीं होगा तो शरीर को नुकसान पहुंचेगा। भोजन जब गर्म होता है तो खाएं और ठंडा होता है तो खाएं, फ्रिज से निकाल कर खाएं तो बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बॉडी को हीट करना पड़ता है और उसी रूप में हवा भी, जब हवा अंदर जाएगी तो हवा जो बाहर का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर पर लाने के लिए उसको गर्म करने का स्पेस जो दिया गया वो नेजल चैम्बर में हवा पहुंचेगी, इसको गर्म किया जाए। गर्म मतलब बॉडी टेम्परेचर पर ले आया जाएगा। दूसरा कि जो हवा है उस हवा में नमी को शामिल किया जाएगा। तो मॉइस्चर होना चाहिए, सूखी हवा नुकसान पहुंचाती है, तो हवा में नमी नहीं है तो नमी को शामिल करेगा ये। क्योंकि हमने कहा अंदर में गीला होता है, वाटर होता है, और उसकी वजह से हवा में नमी को शामिल किया जाता है नेजल चैम्बर के द्वारा। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखना है कि इस नेजल चैम्बर में म्यूकस बनता है। म्यूकस समझते हैं? तो म्यूकस समझते होंगे, जिसको हम भाषा में लोग नेटा कहते हैं। तो नेटा बहता है एक इन्फेक्शन की वजह से, जुकाम हो जाता है तब। लेकिन म्यूकस नॉर्मली बनना जरूरी है। ज्यादा बन जाए तो फिर लगता है कि इन्फेक्शन हो गया, ज्यादा म्यूकस बन रहा है तो नेटा के रूप में गिरने लगता है। अक्सर बचपन में ये म्यूकस आता है, कोई लोग रोते हैं तो वीपिंग के समय, क्राइंग करने के समय अपने आप म्यूकस बाहर आने लगता है। तो कई गर्ल्स बॉयज इस तरह के सिचुएशन देखे होंगे कि नाक से म्यूकस गिरने लगा। तो ये म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा लिक्विड है। जो म्यूकस बाहरी हानिकारक पदार्थों को चिपका लेता है। तो हानिकारक पदार्थ जब हवा में शामिल है तो ये हानिकारक पदार्थ इस म्यूकस में चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से, चिपकने में म्यूकस हानिकारक पदार्थ को चिपकने में मदद करता है ताकि यह फेफड़े में न पहुंच जाए। क्योंकि हानिकारक है तो यहां से आगे जाएगा तो फिर ट्रैकिया में चला जाएगा और यहीं पर इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। और ये कहा गया आपको कि कोविड-19 का जो वायरस जब घुसता है तो यहीं पर जाकर के 2-3 दिन स्टोर करता है। इससे नीचे उतर गया तब तो फिर फेफड़े में पहुंच जाएगा। तो यहीं पर उसको रहना होता है और धीरे धीरे वो अपना संख्या बढ़ाने लगता है, जिसके कारण इन्फेक्शन का सिम्टम आ जाता है। तो यही जगह हमने कहा कि क्या करेगा, तो म्यूकस हानिकारक पदार्थों को चिपका लेगा और वो उसको शरीर से बाहर करने में मदद करेगा। कफ जो हम लोग खींच करके फेंकते हैं वो यही म्यूकस है, जिसके द्वारा गंदगी, हानिकारक मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरस बाहर आ जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है हवा को गर्म करना, हवा में नमी को शामिल करना और म्यूकस के द्वारा हानिकारक पदार्थों को कैप्चर करके अंदर जाने से रोकना। एग्जाम में पूछ देगा, बीपीएससी जैसे एग्जाम में, तो आपको ये सब आंसर याद रखना। अब यहां से आगे चलें तो यहां हो गया नेजल चैम्बर की बात। अब नेजल चैम्बर से आगे चलेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको फेरिंग्स कहा जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया जा रहा है। ये सभी चीजों पर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कुछ भी कठिन नहीं है। आप जब इतना पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी पूछा जाएगा आप सब कुछ बता पाएंगे। इवन कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से जब सवाल करेंगे तो डॉक्टर को भी लगेगा कि नहीं, ये बंदा जो है जीव विज्ञान या साइंस का एक अच्छा जानकार है, अर्थात आपको सही तरीके से वो हेल्थ का एडवाइस भी दे पाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब यहां तक आ गए थे, हवा घुसा था नाक से और यहां पहुंचा था और ये तीनों काम हो गया। अब हवा को जाना है फेफड़े में, लेकिन फेफड़े में जाने से पहले कुछ और प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब यहां जब ये 2 चैम्बर है तो ये 2 चैम्बर ओपन होकर यहां पर खुल रहा, तो इधर से माउथ है और इधर से नाक वाला जगह, इसीलिए माउथ का पैसेज और नाक का पैसेज आके आकर मिल रहा, और जहां पर मिल रहा है उसी का नाम क्या है, फेरिंग्स है। तो ध्यान रखना है कि जब नेजल चैम्बर से आगे बढ़ेगा तो हवा कहां पहुंचेगा, फेरिंग्स में पहुंचेगा। ये ध्यान रखना। तो फेरिंग्स में आ गया, और फेरिंग्स कहां है, तो फेरिंग्स ध्यान रखना है कि वह स्पेस है जहां पर नेजल चैम्बर 2 जो है वो खुलता है और वहीं पर हवा यहां पर मिलता।
इसी जगह पर माउथ कैविटी भी खुलती है आकर के। तो ध्यान रखना है कि फायरिंग्स माउथ के पीछे वाला हिस्सा, माउथ के पीछे वाले हिस्से में मौजूद है। ये ध्यान रखना है, पीछे वाला हिस्सा है। और यह वह हिस्सा है जहां दोनों नेजल चैम्बर खुलता है, नेजल चैम्बर खुलता है, ये ध्यान रखना। तो ये पैसेज है, हमने कहा है कि पूरी तरह से हवा को आने जाने का मार्ग ही है, और उसी मार्ग को समझना कि कैसे कैसे हवा आगे बढ़ रही है। तो नाक में घुसी, नाक से नेजल चैम्बर में, यहां पर जो क्रिया होना था हो गया, अब आगे बढ़ा और पहुंचा फायरिंग्स में। अब फायरिंग्स क्या है, तो सिंपल याद रखना है कि माउथ के पीछे एक जगह है, बड़ा स्पेसियस जगह है, जहां पर इधर से नेजल चैम्बर भी खुलता है और इधर से माउथ कैविटी भी खुलता है। मतलब इस जगह से भोजन भी अंदर आएगा और इस जगह से हवा भी अंदर आएगा। तो इतना ध्यान रखना। अब आगे चलें तो ध्यान देना है कि ये फायरिंग्स है। अब फायरिंग से आगे जब बढ़ेगा तो ये फायरिंग्स दो भाग में बटा हुआ है। एक पाइप ये फायरिंग्स का इधर आ गया और एक पाइप इधर चला गया। तो फायरिंग्स आगे चल करके दो भाग में बटा। मतलब ये फायरिंग्स जो है ये नीचे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित होता है, ये ध्यान रखना। मतलब जब ये फायरिंग से नीचे जाएंगे तो ये पाइप जो है दो भाग में बट जाता है, और जब विभाजित होगा तो दो सेक्शन का निर्माण करेगा और दो पार्ट में बटा हुआ दिखाई देगा। पहला पार्ट जो दिखेगा वो ध्यान रखना है कि पहला जो है एक सेक्शन जो बटेगा वो विंड पाइप होगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो होगा वो फूड पाइप होगा, ये ध्यान देना। मतलब फायरिंग्स तक आया और फायरिंग्स जब आगे बढ़ा तो दो भाग में बट गया और दो भाग दो पाइप के रूप में विकसित हुआ। और जो दो पाइप बना उसमें एक पाइप फूड पाइप और एक पाइप विंड पाइप, यही ध्यान रखना। अब यहां पर चलें तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला कि फायरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है जिसमें आकर के माउथ कैविटी और नेजल चैम्बर खुलता है। फायरिंग्स जब आगे बढ़ता है तो फायरिंग्स आगे जाकर के दो नली में विभाजित हो जाता है। एक नली को विंड पाइप कह रहे हैं और दूसरी नली को फूड पाइप कह रहे हैं, तो ध्यान देना है। अब यहां पर विंड पाइप जो है, इस विंड पाइप को एक कॉमन नेम दिया गया और इस कॉमन नेम को ही क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया कहते हैं, ये ध्यान रखना। ट्रैकिया यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो विंड पाइप का कॉमन नेम बायोलॉजिकली हवा की नली है, लेकिन बायोलॉजी में इसको ट्रैकिया कहा गया। जबकि फूड पाइप है जिसको हम ऊपर के भाग में एक नाम दे देते हैं, और ये नाम आपको कई बार बताया गया है कि ये जो है ओसोफैगस है। तो एक हो गया विंड पाइप और एक हो गया ओसोफैगस। अब ये दोनों ध्यान रखना कि दोनों का डेवलपमेंट किससे हुआ है, तो दोनों का डेवलपमेंट फायरिंग से हुआ। फायरिंग से यहां तक आया और फायरिंग जब आगे बढ़ा तो दो पाइप बन गया, एक पाइप में हवा चली गई और एक पाइप में भोजन चला गया, ये ध्यान रखना। अब ध्यान देना है कि जो हवा की नली है वो ट्रैकिया है और भोजन की नली ओसोफेगस है। ये स्टोमिक तक ले जाएगा भोजन को और ये ट्रैकिया हवा को फेफड़े में पहुंचा देगा। तो यही बनावट है मानव के श्वसन अंग की यहां तक की। अब यहां ध्यान देना है कि यहां के आगे कुछ जीवों में स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब फेफड़ा नहीं होता। जैसे कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो उनमें फेफड़ा होता ही नहीं, और जब फेफड़ा नहीं होगा तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं तक लास्ट कर जाए। और इसलिए ध्यान रखना, अक्सर पूछता है कि कीटों में
कीटों में श्वसन अंग होता है कौन? तो कीटों में श्वसन अंग को ही ट्रैकिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो हमारे में ट्रैकिया श्वसन अंग नहीं, हमारे में श्वसन अंग फेफड़ा है, लेकिन कीटों में चूंकि फेफड़ा होता ही नहीं है तो उनमें ट्रैकिया ही मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। तो कीट को ध्यान रखना है, कीट में कीट भी दे सकता है, कीट के जगह पर कोई ऑप्शन दे सकता है, तिलचट्टा दे देगा, तितली दे देगा, मधुमक्खी दे देगा, मक्खी दे देगा। तो ये सब इंसेक्ट्स हैं। और इंसेक्ट्स में जब आपको पूछ देगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो आपको ध्यान रखना है किसको? ट्रैकिया। वहां पर ट्रैकिया बार बार पूछा जाता है एग्जाम। तिलचट्टा तो अक्सर पूछा गया है, 100 बार से ज्यादा पूछा गया हर एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना। अब आगे चलें तो यहां पर ध्यान देना कि हमने कहा कि इधर से आया फायरिंग्स और फायरिंग से दो नली बट गई अलग। अब दो नली बटी तो देखें कि अगर इधर से कोई भोजन आए तो भोजन आएगा तो हो सकता है भोजन इस पाइप में न जाकर के इसमें चला जाए, या हवा आ रहा है तो हवा जब पाइप ऐसे इसी से ब्रांच हुआ तो हवा इधर जाने के बजाय इधर चला है और जाता है, हवा भी जाता है, भोजन भी जाता है। जब हमारा जीवन शैली अच्छा नहीं होता है, बायोलॉजिकली बॉडी को समझ नहीं पाते हैं, फिजियोलॉजी को समझते नहीं है कि शरीर का क्रिया क्या होता है, तो आदमी अपने जीवन में उलूल जुलूल काम करते हैं। भोजन का तरीका गलत, पानी पीने का तरीका अलग, बोलने का तरीका गलत, सभी चीजों का बिल्कुल कोई बायोलॉजिकली एक्टिविटी का कोई महत्व नहीं। और तब इस स्थिति में कई तरह की घटनाएं घट जाती। जैसे किसी को सांस लेना हो तो नाक से लेना चाहिए, लेकिन बहुत लोग मुंह से भी सांस लेते हैं। तो मुंह से सांस लेना अक्सर हानिकारक होता। जब योगा प्राणायाम की बात आती है तो नाक से सांस लेने में अक्सर कहा जाता है कि नाक से डीप ब्रीदिंग कीजिए और नाक से ही सांस को बाहर निकालिए। और सांस को जब बाहर निकालिए तो पेट नहीं फूलना चाहिए, लेकिन आप 100 में लोगों को करने कहें कि आप नाक से सांस लीजिए और उनकी बॉडी पर नजर डालिए तो देखेंगे जैसे जैसे नाक पर सांस लेंगे पेट भी फूलेगा, जबकि पेट नहीं फूलना चाहिए, पेट अपने साइज में होना चाहिए। जैसे हम सांस लें से तो ये चेस्ट फैलना चाहिए, पेट नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि चेस्ट नहीं फैलाते हैं और ऐसे करेंगे तो पेट ही फैलने लगेगा उनका। और जब एक आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे आपको गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाएगी। और मुंह से सांस लेंगे तो जो नेजल चैम्बर काम कर रहा था चीजों को रोकने का, वो काम नहीं होगा। तो डस्ट पार्टिकल, धूल कण, बैक्टीरिया, वायरस सब मुंह से चला जाएगा अंदर, जबकि वहां तो न बाल है न नेजल चैम्बर में म्यूकस है। तो जब माउथ से लेंगे तो कई तरह की परेशानियां आ जाएगी। जो खराटे लेते हैं तो मुंह से ही सांस लेते हैं, देखे होंगे, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अंदर जाती है और धीरे धीरे वो आदमी स्वास्थ्य की कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता। तो इससे बचना, और इसलिए ध्यान देना है कि जो पाइप है ये 2 पाइप बनाया गया और ये 2 पाइप को यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कवर अप कर रहा, और इस कवर अप करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम एपिग्लॉटिस है। तो ध्यान रखना कि फायरिंग से आगे बढ़ेंगे और जब विभाजन होने लगेगा 2 भाग में तो यहां पर एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको जिसका नाम एपिग्लॉटिस है। तो ध्यान रखना है एपिग्लॉटिस को कि क्या है एपिग्लॉटिस। तो यहां पर ध्यान दें कि अब यहां पर आएंगे तो फायरिंग जहां से शुरू होता उसको एक इंपॉर्टेंट फ्लिप है फायरिंग्स के जस्ट नीचे जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। और एपिग्लॉटिस जो है ये ध्यान देना है कि ये भी कार्टिलेज का बना होता है। तो ध्यान रखना ये भी कार्टिलेज से बना हुआ एपिग्लॉटिस है। और एपिग्लॉटिस एक फ्लिप का काम करता है। फ्लिप मतलब कवर अप करने का, ढक्कन का। और ढक्कन क्या है? ये एपिग्लॉटिस यही दोनों पाइप के ओपनिंग को कवर अप करता है कि कब किसको खोलना। और कवर अप करने का काम जो है इसका मुख्य रूप से विंड पाइप को। तो ध्यान रखना ये विंड पाइप के ढक्कन का काम करता है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल हम कॉमन नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं। तो विंड पाइप के ढक्कन के रूप में इसका इस्तेमाल होता। तो ध्यान रखना है हो क्या रहा है कि हमने कहा माउथ और नोज दोनों का ओपनिंग एक ही जगह पर है। इधर से भोजन आता है, इधर से हवा आती है, यहां पर तो एक ही है दोनों।
लेकिन यहाँ पाइप अलग है। भोजन को जाने के लिए ये देख रहे हैं पीछे वाला पाइप है जिसको ओसोफेगस कहते हैं, और हवा का पाइप आगे है जो गर्दन के आगे वाला फेस है। तो ध्यान रखना है, गर्दन के साइड में जो होगा आगे में वो हवा की नली है और उसके पीछे में भोजन की नली। तो इससे भोजन इधर आएगा और इधर से हवा जाएगा। लेकिन जब भोजन नहीं जा रहा होता है तो नॉर्मली पाइप सटा रहता है। दोनों बहुत थीन कोलैप्सिबल बाल होता है मसल्स का जो आपस में चिपका रहता है। लेकिन जब भोजन लेते हैं तो भोजन इस नली में ना चला जाए, इसके चलते यहां पर ये इपिग्लोटिस है, ये ढक्कन है। अब यही ढक्कन इसको क्या करेगा, कवर अप कर देगा। कब तक, जब तक भोजन आप निगल रहे हैं। तो निगलने के समय भोजन को विंड पाइप से बचाने के लिए नेचर ने एक ढक्कन दिया जिसका नाम इपिग्लोटिस है। ये ध्यान रखना। और अक्सर पूछेगा एग्जाम कि विंड पाइप के ऊपर जो ढक्कन फ्लिप होता है उसको कहते हैं क्या, तो इपिग्लोटिस। और यही वजह है कि कभी कभी हम जब काम जीवन शैली अच्छा नहीं होता है तो उस स्थिति में इसका इंपैक्ट दिखता। अक्सर मोरल शिक्षा में जो नैतिक शिक्षा दी जाती है बचपन में, तो वहां पर बोला जाता है कि कभी भी खाते वक्त, पानी पीते वक्त बोलना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के कंसंट्रेट होकर भोजन और पानी पीने का काम करना चाहिए। लेकिन आजकल इतना व्यस्तता है लाइफ में, विदिन मिनट भी, 1 मिनट भी समय नहीं है किसी के। एक ही साथ मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, वीडियो क्लास भी देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैट भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा। और ऐसे ही करते करते अगर कोई भोजन ले रहा हो, पानी पी रहा हो और अचानक से उसको कोई घटना घट गया और कुछ बोलने की जरूरत पड़ गई, तो जैसे ही ये भोजन ले रहा था तो भोजन में तो ढक्कन एपिग्लोटिस ढके हुए, किसको, ट्रैकिया को ढके हुए। ये ट्रैकिया इधर वाला है तो भोजन इधर जा रहा है, तो ट्रैकिया यहां बंद है इसके द्वारा, तो ट्रैकिया बंद है, भोजन इधर ना घुसे। लेकिन होता क्या है कि हम अगर खाते वक्त बोलने का प्रयास करें तो ढक्कन खुल जाएगा ही, क्योंकि बोलने के लिए तो हवा अंदर बाहर आना चाहिए, अंदर और बाहर जाना चाहिए। जब तक हवा अंदर बाहर जाएगा नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ही बोलने का प्रयास करें, हवा को अंदर घुसना होगा, और घुसने के लिए जब खुलेगा, भोजन भी जा रहा है, तो दोनों जब फ्लिप खुल जाएगा तो ये नली में इधर भी है, इधर खुल गया, भोजन इधर जाना था और भोजन ओसोफेगस में जाने के बजाय किधर आ गया, इधर आ गया। तो इधर आ गया तो भोजन चला जाएगा किसमें, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया में जाएगा तो आदमी खांसने लगता, सरक जाता। तो कहते हैं कि कोई अपना चाहने वाला याद कर रहा, तो चाहने वाला याद नहीं करता, और चाहने वाला अगर कहीं ज्यादा याद कर दिया तो कभी कभी जान ले लेगा याद कर करके। और अक्सर लोग याद कर करके ही जान दे रहे हैं, जो आज सिस्टम दिख रहा है। बहुत सारे सोसाइटी में हमारे आसपास जीवन जो है अस्त व्यस्त है। तो इस सब के चक्रों में ना पड़े, किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं है। आपके पास गोल्डन टाइम है, जीवन का सुनहरा काल है। इस सुनहरे काल को एक गलत काम में इन्वॉल्व ना करें। ये समय बीत जाएगा तो फिर जीवन में आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना है कि ये जब होता है तो ये काम में डिस्टर्ब होता है, तो इधर भोजन घुस जाता है, और जब सरक करके कहीं पानी फेफड़े में उतर गया तब तो कभी कभी दम घुट जाएगा आदमी। और इसीलिए अक्सर लोगों को ये बताया जाता है कि भोजन करें तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर करें। हम जब हॉस्टल में पढ़ा करते थे तो हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर थे सर, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो भोजन करने के समय स्टिक लेकर चेक करते थे कि कौन कौन आदमी भोजन करते समय बात कर रहा है और पानी पीने के लिए बर्तन लेकर नहीं बैठा। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो छोटे छोटे लोटा ग्लास होता था जिसको लेकर हॉस्टल्स में, मेस में एक साथ बैठ जाते थे, थालियां लगती थी, भोजन चलता रहता, गप भी करते थे। तो उस समय वो हेडमास्टर सब आते थे स्ट्रिक लेकर, एकदम छुपे हुए, और जहां जिसको देखा भोजन करते समय ही पीटना शुरू कर देते थे, पूरा लतिया देते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते। हम बहुत आश्चर्य करते थे कि करते क्यों है ऐसा। अरे हम खा रहे हैं यार, हम गप करें, पानी पिए ना पिए, इनको क्या जाता। और ये दिमाग में मेरे बहुत दिनों तक चलता रहा, ये सवाल बहुत दिनों तक, कि आखिर ये सर खाने के समय हमको बात करने से, पानी पीने के लिए लोटा नहीं लाते तो पीटना शुरू कर देते, क्यों ऐसा करते हैं। तो जब हमने पढ़ा इसको तब पता चला कि वो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन सर उस मोरल शिक्षा का बात बताया उस समय, जो हमको उस समय समझ में नहीं आता था। आज पता लगता है कि बायोलॉजिकली कितना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी गलती आदमी की जान ले सकता है। जैसे अब कोविड-19 में थोड़ी सी लापरवाही
काफी मुसीबत का कारण बन सकती है और बन रही है हमारे जीवन में। इसको ध्यान रखना। तो यहां पर हो गया एपिग्लॉटिस जो ढक्कन के रूप में काम कर रहा है, और एपिग्लॉटिस इसी जगह पर है, ध्यान रखना, जो फेरिंग्स का ओपनिंग है और ये दो भाग में बटा हुआ। अब आगे चले तो हम लोग को ओसोफेगस वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, हम लोग को पढ़ना है ये वाला पार्ट जिसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में ट्रैकिया कह रहे। अब यहां से जो पाइप है यही ट्रैकिया है, ये ध्यान रखना, यही क्या है, ट्रैकिया। तो हमने कहा था कि ट्रैकिया ही क्या है, विंड पाइप, हवा की नली। इसी से हवा को कहां पहुंचना है, फेफड़े में जाना, फेफड़े तक हवा को ले जाने वाली नली ही ट्रैकिया कहलाती है। मुख नली सबसे मोटी पाइप है जिससे हवा फेफड़े तक जाती है नाक से होते हुए। अब चलते हैं ट्रैकिया की तरफ, बात करते हैं। जो ट्रैकिया में कुछ फंक्शन है उस पर ध्यान दें। अब यहां पर ध्यान दें, ट्रैकिया में आ गए तो ट्रैकिया जहां शुरू होता तो ध्यान देना है कि हवा की मुख नली क्या है, ट्रैकिया। पहला तो ये ध्यान रखना कि हमारे शरीर में हवा की मुख नली को ट्रैकिया कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो जो फायरिंग्स आया था और बटा, तो यहां से ये वाला भाग जो लंग्स तक ले जाएगा, ये पाइप ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में ध्यान देना है कि ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले भाग, जहां ट्रैकिया शुरू होता है जहां से, तो ट्रैकिया के ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम लैरिंग्स है, ये ध्यान रखना। तो ट्रैकिया के ऊपर, सबसे ऊपर, ये ट्रैकिया हो गया पाइप। तो यहां पर देख रहे हमने बताया है, ये छोटा सा स्टार लगा दिया यहां पर हमने, एक फ्लिप टाइप का ऐसे, और जो लगा दिया है जस्ट ट्रैकिया शुरू हुआ तो ऊपर में जहां से ब्रांचेज आया, तो इसी का नाम लैरिंग्स है, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछ देगा कि लैरिंग्स कहां होता है, तो लैरिंग्स ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले भाग में या हवा की नली में ऊपर में मौजूद होता, पहला ध्यान रखना। तो ये लैरिंग्स क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब लैरिंग्स ध्यान देना है कि दो कार्टिलेज की संरचना है, दो कार्टिलेज, ये ध्यान रखना है, कितना, दो कार्टिलेज से निर्मित एक स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है। दो कार्टिलेज जो एक फोल्डेड स्ट्रक्चर में है, मुड़ा हुआ, और उसी कार्टिलेज से होकर के हवा अंदर जाती है और बाहर आती। तो ध्यान रखना कि लैरिंग्स दो कार्टिलेज से निर्मित एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो इस प्रकार बनी हुई है कि उसी से होकर को हवा को फेफड़े तक जाना और फेफड़े से फिर बाहर आना। इसको ऐसे समझें कि संरचना वैसे है जैसे बचपन में एक मुंह से फूकने वाला एक बाजा या एक इंस्ट्रूमेंट आता था। आज भी बहुत सारे बच्चों के जूते में, खिलौने में बच्चा पहनता है जूता और चलता है तो उससे आवाज करता, पों पों करके आवाज करते, बच्चा खुश हो जाता। उसी तरह से कुछ मुंह से भी फूकेंगे तो साउंड निकलेगा। तो उसको ध्यान से देखे होंगे कि उसमें पतला सा पाइप होता और पाइप में दो एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक टाइप का फ्लिप डाला रहता, और जब फूकते हैं तो वो जो फ्लिप से हवा गुजरती है तो साउंड क्रिएट होता, ये ध्यान रखना। तो वही सिस्टम कि यहां पर क्या है कि लैरिंग्स में दो कार्टिलेज इस तरह से बना होता है कि यही हवा के आने जाने पर ध्वनि का निर्माण करता, ये ध्यान रखना। यही क्या करता है, ध्वनि का निर्माण करता। तो ये ध्यान रखना है, पूछेगा एग्जाम कि हमारे शरीर में ध्वनि का निर्माण करने वाली संरचना कहलाती है क्या, तो लैरिंग्स। और ध्वनि का निर्माण करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम वोकल कॉर्ड भी है। तो वोकल मतलब साउंड होता है, कॉर्ड मतलब कॉर्ड, तो कॉर्ड उसी के कारण कि कॉर्ड के रूप में बना हुआ, तो कॉर्ड में फ्लिप होता है, और फ्लिप के तौर पर दो कार्टिलेज यहां पर नाकाम कर रहा है, इसलिए इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो ध्वनि का निर्माण करेगा, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। और इसी के चलते ये ध्यान रखना कि कॉमनली लैरिंग्स को
साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा एग्जाम कि हमारे शरीर में साउंड बॉक्स का काम कौन करता है, तो लैरिंग्स करता है। और यही लैरिंग्स इस ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले भाग में, जिसको नॉर्मली हम लोग एक नाम देते हैं, जिसका कॉमन नेम एडम्स एपल भी है। एडम्स एपल, ये ध्यान रखना। तो एडम्स एपल के रूप में इसको जाना जाता है, ध्यान रखना है। तो कभी कभी एडम्स एपल पूछेगा, कभी लैरिंग्स पूछेगा, कभी साउंड बॉक्स पूछेगा, कभी वोकल कॉर्ड पूछेगा। तो ये सब ध्यान रखना। और इसको आप पहचान सकते हैं कि गर्दन में उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर, और जब किसी चीज को स्वेल करते हैं तो लैरिंग्स ऊपर नीचे होता है। तो उभरा हुआ गर्दन में यहां पर जो स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं, ऐसे ओवर ऐसे उभरा हुआ बाहर की तरफ। तो यही जब अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्वेल करेंगे तो ऊपर नीचे होगा। तो डेट इज कॉल्ड एडम्स एपल साउंड बॉक्स। तो यही साउंड के निर्माण का काम है, लेकिन ये स्पीच नहीं बनाता। स्पीच के निर्माण का जिम्मेदारी, जैसे हम बोल रहे हैं, वो ध्वनि का रूपांतरण है। ध्वनि सिर्फ क्रिएट हो रही है, और ध्वनि के द्वारा मानव अपने लिए कम्युनिकेशन के लिए स्पीच या लैंग्वेज का विकास करता है। तो लैंग्वेज जो होता है, या भाषा होता है, या कोई लैंग्वेज या स्पीच का काम होता है, तो उसमें कई स्ट्रक्चर, होठ का काम है, जबड़े का काम है, चिक का काम है, टंग का काम है, सब मिलकर के उस ध्वनि को अलग अलग रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और ये काम सिर्फ मानव जैसा प्रजाति ही करता है। अन्य जानवर उस ध्वनि को मोल्ड नहीं कर सकते। उनके पास वो सिस्टम नहीं है कि लिप को, गाल को, जबड़े को, सबको मूवमेंट करके उस साउंड को चेंज कर दे। ये नेचर ने गिफ्ट दिया है, या नेचर का जो दिया हुआ है गुण, ये सिर्फ मानव में पाया जाता है, और मानव के लिए ये अद्भुत गुण। तो उसको हम लोग स्पीच कहते हैं, ये साउंड है। तो साउंड क्रिएट करने की जिम्मेदारी लैरिंग्स की, लेकिन स्पीच क्रिएट करने की जिम्मेदारी लैरिंग्स के साथ साथ माउथ का, माउथ में लिप का, टंग का, चिक का, जबड़े का, सब का, तालू का, सब का रोल है, और तब वो स्पीच कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लैरिंग्स है, तो ये साउंड बॉक्स का काम कर रहा है। लेकिन यही काम कुछ पक्षियों में भी होता है, ये ध्यान रखना है। और पक्षियां भी बहुत सुंदर सुंदर सुरीली आवाज निकालती है, और पक्षियों में ध्वनि जो निर्माण करता है, वो ध्वनि, पक्षियों में ध्वनि का निर्माण एक अलग अंग करता है, जिसको सायरिंग्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे कौवा है, तोता है, कोयल है, सब बोलते हैं, अलग अलग आवाज निकालते हैं। कबूतर एक तरह का आवाज निकालता है, तो क्या है, उसके पास एक अलग साउंड बॉक्स है जिसका नाम सायरिंग्स है। तो मानव में लैरिंग्स है और पक्षियों में सायरिंग्स है। और ये बना होगा किससे, तो ये कार्टिलेज से बना होगा। हवा कार्टिलेज से गुजरेगा, ध्वनि क्रिएट होगा, अंदर से बाहर हवा आएगी तो ध्वनि क्रिएट होगा। तो ये ध्यान रखना। और बिल्कुल वही बच्चे के जो बाजा होता था मुंह से फूंक करके बजाने वाला, अंदर में 2 फ्लिप लगा होता था, वो ऐसा ही फ्लिप इस लैरिंग्स में लगा होता है, जो ट्रैकिया के ऊपर। अब यहां के नीचे आ जाएं तो ध्यान रखना है कि अब यहां से जो मेन स्ट्रक्चर शुरू होता है, उसका ही नाम ट्रैकिया। और ट्रैकिया हवा की मुख्य नली है, जो हमारे फेफड़े तक जाती है। तो ध्यान रखना है, फेफड़े तक हवा को पहुंचाने वाली नली को ही हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और यही ट्रैकिया को हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में मुख्य रूप से। तो ये महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना, जो जो चीज बताया गया है वो सब ध्यान दो। अब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नोज का कार्य है, नाक का काम क्या क्या है, बता सकते हैं? पहला ऑप्शन दे दे, हवा को अंदर जाने में मदद करना, हवा में मौजूद धूल कण को फिल्टर करना, किसी स्मेल को पहचानना, गंध को पहचानना, ध्वनि का निर्माण करना। इनमें से कौन सा कार्य नाक का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य नाक का नहीं है? पहला ऑप्शन ध्वनि का निर्माण करना, दूसरा किसी स्मेल या गंध को पहचानना, दूसरा हवा को
फायरिंग्स तक ले जाने में मदद करना। चौथा, इनमें से सभी कौन सा काम नहीं करता? तो बहुत लोग कह रहे हैं ध्वनि का निर्माण नाक नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसलिए मैंने पूछा। और ऐसे ही आपको सोचना, थिंक करना। अब जो लोग उनको लग रहा है कि नाक ध्वनि के निर्माण में मदद नहीं करता है, वो अपने दोनों हाथ के, एक हाथ के 2 उंगलियों को पकड़े, एक थंब को, एक इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर समझते हैं? ये तर्जनी इंडेक्स फिंगर है, ये थंब है। ये दोनों से नाक को ऐसे पकड़े और 2-3 वर्ड्स बोलकर सुनाए। नाक से तब पकड़े और बोले नाना जी, दूसरा बोले नागपुर, तीसरा बोले नंदग्राम। बोलकर सोचें कि क्या आप ये तीनों वर्ड बिना नाक के हेल्प से बोल सकते हैं स्पष्ट? कैसा लग रहा? तो जो बोलकर ट्राई कर रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि बिना नाक के इस्तेमाल के ये बोला नहीं जा सकता। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि नाक भी कुछ ध्वनि के निर्माण में सहयोग करता। कई गायक तो नाक से ही गाना गा करके बहुत फेमस हो गए। जैसे सलमा आगा का नाम सुनो, नाक से ही गाती थी। एक अलग तरह का ट्रेंड चल गया था उस समय। हिमेश रेशमिया का नाम सुनते हो, नाक से ही गाते हो। तो अलग अलग लोगों का ध्वनि क्रिएट करने का अलग अलग क्षमता। तो नाक ध्वनि भी क्रिएट करता है, ये भी ध्यान रखना। कभी का क्वेश्चन चलिए पूछ दे अच्छे एग्जाम में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, तो सब काम है। ध्वनि भी क्रिएट करता है, हवा का पैसेज का काम करता है, हवा को जो गंदगी है उसको छानने का भी काम करता है, और गंध को पहचानता भी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्क नाक से संबंधित है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी अंग के तौर पर हम लोग को देखना था। अब यहां से आगे जो चलेंगे तो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकिया से आगे का बात, और जाएंगे हम लोग मेन ऑर्गन की तरफ जिसका नाम लंग्स है। और ये हम लोग देखेंगे समान जीव विज्ञान के अगले क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, मस्त रहें। इम्यूनिटी पावर को बढ़ा कर रखें, और वो बढ़ेगा खुश रहने से, अच्छा भोजन करने से, अच्छा नींद लेने से, ज्यादा मोबाइल सोशल मीडिया पर ज्यादा इन्वॉल्व न रहें। जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में कल सुबह करंट अफेयर में। तो एक बार बोलिए सब मिलकर के, जय हो मैया की।